न्यूक्लियस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हम। तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो ब्रेन ऑफ सेल है। ब्रेन ऑफ सेल हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी सेल की होती हैं वो ये कंट्रोल करता है। बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन नामी शख्स ने फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया था 1831 में। शेप की अगर बात करें इसकी, तो ये राउंड है, स्फेरिकल भी है, ओवल भी है और इससे लोब्ड शेप भी है और एलोंगेटेड भी होती है। तो बेसिकली ये सारी इसकी शेप्स हैं। ये राउंड हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, ये ओवल, ये लोब्ड, ये एलोंगेटेड। बेसिकली ये जो शेप्स हैं, इसकी शेप्स जो होती है डिपेंड करता है वो सेल की साइज़ पर डिपेंड करता है, कैसी सेल की साइज़ है। तो और ये न्यूक्लियस जो होता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो बेसिकली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं या कोई न्यूसाइटिक भी का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं इसके: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो बेसिकली फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम भी देते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और पोरस स्ट्रक्चर है। पोरस से क्या मतलब है कि इसमें पोर्स हैं, पोर्स 5 छोटे छोटे पोर्स, होल, आप छोटे होल समझ लें कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। तो सब्सटेंसेस जो पास होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान इन पोर्ट्स के थ्रू होता है और इसमें mRNA आ जाता है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस में बनते हैं, वो भी इसी के थ्रू पास होते हैं। तो सब्सटेंस आ जा सकते हैं, अलायंस होती है सब्सटेंस की। तो स्पेस बिटवीन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के राइट साइड पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि परफेक्ट तो नहीं है, बट ये फिर भी ये चल जाएगा। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ। यार ये मसला करता है, मेरे पास सही से है नहीं, कोई ऐप वगैरह है तो बता दो। तो बेसिकली ये देखो, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस होता है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दोनों मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही नाम देंगे, ठीक है। और वो जगह, जिस जगह पर न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में कंबाइन हो, उसको हम न्यूक्लियर पोर का नाम देंगे। तो पोर्शन वेयर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंबाइन, तो उसे हम न्यूक्लियर पोर का नाम देंगे। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक जो कंटिन्यू होता है, यानी कि अटैच हम कह लें, एक सेंस में ही होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करती है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब को। तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज की बात करें, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो उसका जो न्यूक्लियस होगा सेल का, उसके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे वो नेटवर्क की शक्ल में होंगे। नेटवर्क आपको मैं ये थोड़ा सा क्रॉप कर रही है तो हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, पर फिर भी ये इस तरह की शक्ल का होगा, जिससे कि ऊपर में और दिखा दूँ, ये इस तरह की नेटवर्क की फॉर्म का होगा, सही है। और जब ये एक्स शेप का बनेगा, जब ये डिवाइडिंग स्टेज में आएगा, एक्स शेप आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यहाँ पर बात ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब, जिसे हम कहें। बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। ये प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब भी कह सकते हैं। ये मिक्सचर होता है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और कुछ मेटल आयंस का, और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। और इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट
डिफरेंशिएट पैदा करती हैं, डिफरेंस पैदा करती हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में बिकॉज ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं होती। तो यहाँ से हमारी ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि एक छोटा सा ही पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसे हम न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। बिफोर यानी कि फाइन थ्रेड है, धागेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जब सेल डिवीज़न होती है तो उसके दौरान ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स में क्या होता है, बेसिकली जीन्स होते हैं, जो कि जीन से बना होता है क्रोमोसोम। जीन क्या होता है? जीन एक बेसिकली हेरिडेटरी यूनिट होता है जो कि आपकी पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में आती है। बेसिकली एक हेरिडेटरी यूनिट हम कहें तो गलत नहीं होगा, हेरिडेटरी यूनिट होता है जीन। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बना हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर हो, ये देखें, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बीच में सेंट्रोमेयर है, ठीक है, और ये क्रोमेटिड, ये जो आर्म्स बनी हुई है 4, इसको सिंगल आर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिड, और बीच में ये रखा होता है या पाया जाता है सेंट्रोमेयर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की 4 टाइप्स होती हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, 4 टाइप्स होती हैं इसकी। ये है मेटासेंट्रिक। बेसिकली मेटासेंट्रिक क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो पी आर्म और क्यू आर्म, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहले। पी आर्म और क्यू आर्म क्या होता है? बेसिकली जो ये आपको ऊपर वाला, तुम रुक जाएँ यार, तुम रुक जाए, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला पोर्शन पी आर्म, बीच में सेंट्रोमेयर और क्यू आर्म। तो अगर जे पी आर्म और क्यू आर्म इक्वली यानी कि सेंट्रोमेयर बीच में है, इनके कोई यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इक्वली डिवाइडेड है, तो हम इसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। और दूसरा, ये बेसिकली जो टाइप्स है क्रोमोसोम्स की, ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर पे डिपेंड करती है। और अगर अनइक्वली डिवाइडेड हों सेंट्रोमेयर, यानी कि पी आर्म और क्यू आर्म जो अनइक्वली डिवाइडेड हों, तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक, ये जो क्रोमेटिड की आर्म्स आप कह लें, ये अगर अनइक्वली डिवाइडेड हों, यानी कि सेंट्रोमेयर एक जो क्रोमेटिड दो नीचे पाए जाते हैं आर्म्स क्रोमोसोम्स की, ये दो ज़्यादा बड़ी हों और जो ऊपर वाली हों वो छोटी हों, या नीचे वाली ज़्यादा छोटी हों और ऊपर वाली बड़ी हों, तो इसी अनइक्वली डिवाइडेड हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक इसे कहते हैं। और तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में। बेसिकली ये क्या है? अनइक्वली डिवाइडेड, आपको दिख रहा होगा। अनइक्वली डिवाइडेड मीन्स कि एक थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा सा छोटा है। बट इसमें आप देखें कि एक बहुत ही बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है, यानी कि जो दो क्रोमेटिड्स आर्म्स हैं, दो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और दो बहुत छोटी हैं। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये अनइक्वली डिवाइडेड है, ये बिल्कुल ही छोटा नहीं है, ये स्मॉल हम कह सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले को स्मॉल कह सकते हैं और वन को लार्ज कह सकते हैं, बट ये इसमें आप देखें बिल्कुल ही छोटा है। तो एक्रोसेंट्रिक थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रोमेयर अगर लास्ट में अगर पाया जाए, यानी कि दोनों आर्म्स का, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको नहीं दिख रही होगी, इसमें आप 2 ही आर्म्स देख सकते हैं ये। बट ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड में पाया जाए, यानी कि जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन हो बिल्कुल एंड पे हो, तो उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं, ठीक है। अभी ये हमने जो क्रोमोसोम्स की ये जो टाइप्स हैं ये हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। अभी बेसिकली राउंड स्ट्रक्चर होता है, राउंड बॉडी होती है, और ये एक या एक से ज़्यादा भी पाया जाता है सेल में।
और इसका काम ये डिसअपियर हो जाता है। ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये डिसअपियर हो जाता है, और जब सेल डिवीजन मुकम्मल होकर नया सेल बनता है तो उसमें ये दोबारा से रीअपियर होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो उसका फंक्शन है आरएनए और राइबोसोम्स को बनाना। आरएनए और राइबोसोम्स को, ये एक ज़्यादा बहुत बड़ा एमसीक्यू है, या बहुत बड़ा क्या मेन एमसीक्यू है ये, कि आरएनए की सिंथेसिस करना है। यार क्या हो जाता है इसको, आरएनए की सिंथेसिस और राइबोसोम्स की सिंथेसिस। अगर हम न्यूक्लियस की थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस की दो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये थोड़ा सा परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है पर कह सकते हैं समझने के लिए इनफ है ये देखिए, बाहर का आपको ग्रेन्युलर दानेदार शक्ल दिख रहा होगा। ये बेसिकली बाहर जो पेंसिल से बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन नहीं है इसकी। बेसिकली मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि सेपरेट लगे। ये दानेदार जो शक्ल है, इस रीजन को हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। और बीच में जो होलो आपको ल्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ये बेसिकली सेंट्रल पोर्शन कहलाता है न्यूक्लियस का, जिसमें फिब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी पेरिफेरल ग्रेन्युलर पोर्शन का काम क्या होता है, बेसिकली प्रीकर्सर, इससे राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स की सिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली इन जो सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस के सेंट्रल पोर्शन में जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा, ऐसे हम कहेंगे आर डीएनए और आर आरएनए। आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, आर राइबोसोमल डीएनए। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर जो होता है वो एंड होता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये बेसिकली मेरा ज़िंदगी का पहला लेक्चर है, और फिर भी नहीं समझ आया हुआ हो कोई कुछ पॉइंट्स तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।